सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। मामूल के मुताबिक अपने प्रोग्राम के पहले से में मुख्तलिफ क्लिप्स हम शामिल करते हैं जिस पर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं जिन पर बात की जाती है। और इस वक्त नज़ीर लगारी साहब स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि ब्यूरो हेड कराची शाहिद जतोई साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा है, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जिस क्लिप की बात करेंगे उसमें कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs हैं उस पर बात हो रही है। इसके साथ साथ जो लॉकडाउन, सिलेक्टिव स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक़ किया गया है जो प्रैक्टिकली तो ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आया, उस पर भी बात हो रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो लाहौरियों को एक अलहदा मखलूक कह दिया, काफ़ी वावेला उस पर मचा है सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी वायरल हुई कि भाई ऐसे कैसे लाहौरियों को खलाई मखलूक और कह दिया गया, एक अलहदा मखलूक कह दिया गया है। तो पहले आप क्लिप मुलाज़ा कीजिए, उसके बाद तज्जिया लेंगे लगारी साहब का और शाहिद जतोई साहब से भी पहुँचेंगे कि अभी कराची में क्या सूरत हाल है, ऑन ग्राउंड सिलेक्टिव लॉकडाउन नज़र क्यों नहीं आ रहा। जी जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी। और वैसे तो यास्मीन राशिद साहबा ख़ुद भी लाहौर में ही रहती हैं, लाहौर के हल्के से इलेक्शन जीता है उन्होंने, और उन लाहौरियों को उन्होंने कहा कि खलाई मखलूक वो हैं, एक अलहदा ही मखलूक हैं जिनकी समझ नहीं आती है, मजाक के तौर पर लेते हैं, चीज़ों को संजीदा नहीं लिया जाता। वैसे तो ओवरऑल पूरे मुल्क में ही सिचुएशन हमें नज़र आई कि कोरोना को शुरू में बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया गया। लगारी साहब क्या कहेंगे आप? एक तो ये कि उन्होंने रिमार्क्स जो थे वो वाकई सख्त दिए हैं, लेकिन सूरत हाल भी ऐसी है कि अब क्या किया जाए। अगर सख्त तनकीद मासस पर की जाए तो यह लगता तो है कि बुरा है, लेकिन लोगों को भी अपनी ज़िंदगियों का, अपने अजीज़ व अकारिब की ज़िंदगी का, अपने बच्चों की ज़िंदगी का, अपने साथियों की ज़िंदगी का, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी का ख्याल तो बहरहाल रखना चाहिए। और उनकी जो शिकायत है वो तो यही लगती है ना कि लोग बात ही नहीं सुनते हैं, और उनकी ये शिकायत के लाहौर की लोग जो हैं वो अजब अलग ही कोई मखलूक हैं, ये इस तरह का जुमला तो ज़ाहिर है सख्त है, लेकिन उन्हें बहरहाल लोगों को कायल करना है कि भाई आप प्लीज़ घरों पर रहें। अगर आपके निकलने की ज़रूरत नहीं है तो क्यों आप निकलते हैं घर से, जब पता है कि वबा है, जब पता है कि कोरोना है, जब पता है कि बड़ी मुसीबत आई हुई है कि जिसके अंदर पूरी दुनिया फंस कर रह गई है। सही, लेकिन लगारी साहब आपके ख्याल में ये क्या मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन ज़रूरी है या फिर ये जो सिलेक्टिव स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ किया, और अब तो खैर उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं कि भाई लाहौर में काफ़ी तब्दीली आई है, जो हम लोगों ने जुर्माना करना शुरू किया है और सबको कहा है कि मास्क पहने बगैर कोई बाहर नहीं निकलेगा, उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। मेरे ख्याल में अगर बेहतरी हुई है तो अच्छी बात है। ये बाकी स्मार्ट और सिलेक्टिव पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ तो समझ में आने वाला नहीं है। अगर सिलेक्टिव जो भी है, अगर ये करते हैं ऐसा कि लोगों को जुर्माना करते हैं और जुर्माने के नतीजे में लोग इस बात को समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि भाई अब जुर्माना भी भरना पड़ेगा, बीमारी का भी शिकार होंगे, तो बेहतरी है कि घरों पर रहें। लोग बिला जवाज निकल कर जो सड़कों पर आ जाते हैं ना, उसका कोई बात समझ में नहीं आती है। लोगों को घरों पर रहना चाहिए, हमें भी कायल करना चाहिए, मीडिया को भी इस बात पर लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि लोग गॉड से आप लोग रहें, अपने फैमिली में रहें और अपने ख़ानदान को ख़तरे में डालें, अपने बच्चों को ख़तरे में न डालें, और अपने अजीज़ व अकारिब को ख़तरे में न डालें, और अपने दोस्त अहबाब को ख़तरे में डालें। हमें तो उन्हें कायल करना चाहिए। सही। तो अच्छा, अभी ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं सारी ओवरऑल कोरोना के हवाले से, लेकिन लगारी साहब कराची में क्यों ये जो स्मार्ट लॉकडाउन, तो खैर यहाँ पर उस तरीके से नहीं है, लेकिन कुछ मखसूस इलाकों को सील किया गया था 2 हफ्ते के लिए, ऐलान भी किया गया, कमिश्नर ऑफिस से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड सब कुछ खुला हुआ है, कोई इस तरह सख्ती नहीं है, सारी वो चहल पहल वैसे ही है। ये नरमी और ये बिल्कुल लापरवाही, केयरलेसनेस क्यों शो की गई? मेरा ख्याल है कि जो तकरीबन 3-4 अशरे पहले का तजर्बा था वो ये था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता जलाओ गिराओ की सूरत हाल पैदा हो जाए, अगर लोगों की ज़िंदगियों को खतरा हो, अगर अंधाधुंध को फायरिंग शुरू हो जाए तो लोग कर्फ्यू लगा दिया जाता था, और कर्फ्यू के दौरान किसी शख्स को घर से निकलने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। और हमने वो एक्सपीरियंस किया है, शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस ना कहा हो, इस जनरेशन ने ना किया हो, क्योंकि बहुत अरसा हुआ है कि आप लोगों ने कर्फ्यू को किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। हमने बहुत देखा है कर्फ्यू को,
अगर ऐसी सूरत आती है तो जहाँ जहाँ पर भी ये लॉकडाउन किया जाता है वहाँ कर्फ्यू लगा देना चाहिए ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। मैंने खुद देखा है बाहर निकलकर, और कि लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, और मुझे खुद खौफ आ रहा था इस बात से कि अगर ये सूरत हाल है तो लोग कैसे बच पाएंगे। और बताया सही जा रहा है, ये लोग सुन रहे हैं, वो इस बात को तो सुने कि एम्पीरियल कॉलेज की रिपोर्ट कितनी खतरनाक है कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे अगस्त में अमवात की शरह ये हो जाए तो रोजाना 80,000 से 1.5 लाख कहा जा रहा है कि जो जुलाई है वो पीक है इसका, ये केसेस बहुत बड़ी तादाद में बढ़ सकते हैं, लिहाजा बहुत ज़रूरी है। तभी फिर से लॉकडाउन का सोचा गया, भले वो स्मार्ट या सिलेक्टिव लॉकडाउन हो, लेकिन इस सारी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि वो दवाएं जिनका जिक्र किया जाता है कि भाई ये कोरोना में जो है इलाज में इस्तेमाल हो सकती हैं या फिर इनसे कुछ हम लोगों ने बेहतरी देखी है, वो ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो जाती हैं या उनके रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं या वो नायाब हो जाती हैं। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। महंगाई हमने देखा कि पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन अपने अरूज पर है, वरना मामूल पे जब सब कुछ था, जैसी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, सब्ज़ी महंगी, फल महंगा, लेकिन अब जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। ये एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। एक और क्लिप हम शामिल करते हैं जिसमें इसी सूरत हाल पर बातचीत की गई है, उस पर फिर लगारी साहब से उनकी टेक लेंगे। पहले आप क्लिप मुलाहिजा कीजिए। जी, ये क्लिप आपने लगारी साहब मुलाहिजा किया, देखिए आपकी कितनी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि ये मुनाफाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए हुकूमती लेवल पर उस तरह संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। बस ऐलान हो जाता है नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे, पकड़ा जाएगा, होता कुछ भी नहीं। नहीं, हुकूमतें इस तरह बात थोड़ी करती हैं। ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म की लैंग्वेज तो नहीं है, ये अपोजिशन लीडर की लैंग्वेज थी कि हम अगर बरसरे इक़्तिदार आ गए तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मुनाफाखोरों को पकड़ेंगे, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ेंगे। भाई आपकी हुकूमत है, आप किस बात को देख रहे हैं? कौन सा वक्त आएगा जब आप पकड़ेंगे? ये आपका दौर है, आपकी हुकूमत है, आपका इख्तियार है, आपका इक़्तिदार है, सारा कुछ आपके। नहीं, ये तो वो बात है ना, ये तो वो बात थी जो इक़्तिदार में आने से पहले वो कर रहे थे, लेकिन अब भी जब इजलास होते हैं तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि मुनाफाखोरों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। तभी तो ये कार्रवाई हुई भी कि भाई ये जो उन्होंने पोर्ट कासिम पर टर्मिनल्स पर छापे मारे, जो पेट्रोलियम की निजी कंपनीज थी उनको जुर्माना किया गया, तो फिर पेट्रोल को शहरियों को मिलना शुरू हुआ। लेकिन तब मिलना शुरू हुआ जब 2-3 महीने लोग काफ़ी रुले, परेशान हुए, उसके बाद बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? नहीं, अभी भी लोगों को परेशानी है, बिल्कुल है। आगे जुर्माने क्या किए गए और पकड़ा किसको किया है? पर्चा के खिलाफ एक जाकर एक थाने के अंदर एक पर्चा जो है वो करवा दिया गया, लेकिन किसके खिलाफ कार्रवाई, कौन बंदा गिरफ्तार हुआ है और जुर्माने कौन से हुए हैं? ये तो जुर्माने उनके जेब खत भी नहीं है। 50-50 लाख रुपए, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर लोगों का इतना बड़ा वो खाकर बैठी हुई हैं। जब कीमतें बढ़ रही थी उस वक्त इनको मजे आ रहे थे, जब एक साथ लोगों के ऊपर 10-10 रुपए, 15-15 रुपए बढ़ जाते थे, जब 117 रुपए तक पहुंच गया था और आलमी मार्केट में कीमत नहीं थी और 117 के हिसाब से ये ले रहे थे। उस वक्त इनका नाम था, चैन था, और ये लूट कर खा रहे थे, सारे पैसे इनकी जेब में जा रहे थे। जब हुकूमत ने कहा कि पैसे निकालो और उस कीमत पर, तो जबकि उनकी ये इतना कोई स्टॉक भी नहीं होता है, इनके पास हफ्ते भर का स्टॉक होता है और तेल की आमद रहती है, उसकी रसाई रहती है। लेकिन ये मुनाफाखोरी की आदत ये है कि जनाब एक एक चीज के ऊपर दुगना तिगना मुनाफा मिले तो ठीक है, मजे ही मजे हैं। अगर जरा सा एक उंगली निकाल लें, लगारी साहब, ये तो नेक्सस बने हुए हैं और हर इदारे में बने हुए हैं जो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, गरीब का हक मार रहे हैं। इनके सदेबाप के लिए पता नहीं वो कौन सी पॉलिसी है, वो कब और किस दिन आएगी, कुछ पता नहीं है कि ये इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए, कि छोटे लेवल से पहले ख़त्म करना शुरू करेंगे तो शायद फिर ऊपर तक बात आएगी। खैर देखते हैं सूरत हाल आगे चलकर क्या बनती है। इनके मंशूर में तो शामिल है कि करप्शन को हमें किसी सूरत ख़त्म करना है, ये भी करप्शन ही है। अभी जो बजट भी पेश किया गया है हाल ही में, अब तो सूबे भी अपना बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी शोर मचा रहे हैं कि भाई, अभी आपने बिलावल की भी तकरीर सुनी होगी, वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो हैरानकुन मेरे लिए कि जो हेल्थ का बजट है उसमें भी कमी कर दी गई है। कोरोना की सूरत हाल में ये हो क्या रहा है? जैसे शहबाज शरीफ ठीक होंगे हम तो अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और फिर हम अपना लाहेअमल बताएंगे कि हमें करना क्या है। हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। खैर, ये हुकूमत पाकिस्तान पर जो कोरोना की वबा के असरात हैं, उनके फैसले कितने कारगर साबित हुए हैं, अवाम क्योंकि परेशान है, हुकूमत कन्फ्यूज, बजट देखकर ये समझ आ रही है। एक और क्लिप आप देखिए, उसके बाद लगारी साहब से उनका तज्जिया लेते हैं।
जी लगारी साहब, अब देखेंगे सारी सूरत हाल के जो नंबर गेम है, बजट पेश किया गया, फिर उसके अलावा करप्शन के शोर, और अभी तो आपने देखा है कि जो इंक्वायरी कमीशन भी बैठ गया है, इजाज़त मिल गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भी हुकूमत कार्रवाई कर सकती है, इदारे कार्रवाई करें उन शख्सियात के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये शुगर में अपना सारा माल बनाया है। तो ये क्यों हम लोगों को ये शिकायत बार बार सुनने को मिलती है कि बाहर से बुलाकर लोगों को बड़े इदारों पर बिठा दिया जाता है, जिनके स्टेक खुद तो बाहर लगे होते हैं और वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने आवाम की फलाह के लिए कुछ नहीं करना होता बल्कि अपनी जेबें भरनी होती है। देखिए, पाकिस्तान माफिया का धंधा है, कारोबार है। पाकिस्तान उनका मुल्क नहीं है। जो हुक्मरान अशराफिया वो हमेशा यही समझते थे, हम ये समझ रहे थे कि इमरान खान जो हैं इनके स्टेक्स नहीं हैं और इसलिए जो है ये मुल्क के बारे में सोचेंगे और मुल्क को बहरान से निकालेंगे, मालियाती बहरान से निकालेंगे, मुल्क को गुर्बत और अफलास से निकालेंगे, बीमारी और आज़ारी से निकालेंगे। लेकिन ये तवक्कुआत जो है वो ख़त्म हुई, इसलिए कि इन्होंने तो अपने ऐसे लोग पाले हुए थे, ऐसे लोग रखे हुए थे जो इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान में इनका इक़्तिदार आए और शुरू करें। फिर तो लूट मार, ऐसी अंधी लूट मार शुरू हुई है कि माजी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। चीनी की लूट मार, फिर आटे की लूट मार, फिर टमाटर की लूट मार, फिर हर चीज़ की लूट मार। और ये कर्जे जो लिए गए 13% पर कर्जे लिए गए, जबकि मार्केट में दस्तयाब थे ये कर्जे 5-6% पर दस्तयाब थे। आपने इतने महंगे कर्जे लिए, इतनी बड़ी इंटरेस्ट पर कर्जे लिए, पाकिस्तान बोझ के नीचे दब गया है। जितने कर्जे जरदारी ने जरदारी तक की पूरे के पूरे दौर में लिए गए थे, पाकिस्तान बनने से लेकर जरदारी दौर तक इतने कर्जे इमरान खान ने 2.5 साल के अरसे में लिए हैं। और जो कुछ 2.5 साल के अरसे में इन्होंने लिया है, नवाज शरीफ के पूरे दौर के कर्जों के निस्फ से बराबर तो इन्होंने ले लिए हैं। और ये इन्होंने 2.5 साल भी नहीं हुए, 22 महीने में इन्होंने कर्जे ले लिए हैं। पाकिस्तान को इन्होंने मकरूज कर दिया और ये कहते थे कि हम कश्मीर तोड़ेंगे, ये कहते थे कि अभी जो बजट पेश किया गया जिसमें इन्होंने कोरोना के लिए कुछ खास नहीं रखा गया, उनके सर्वाइवल की जंग हम लोगों को लड़नी है, कुछ खास मुख्तस नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जी टैक्स फ्री बजट है। अब टारगेट जो रखा गया है वो जम्पशंस पे रखा गया है कि हमें ये अचीव करना है, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी आगे आने वाले दिनों में। ग्रोथ रेट आपके सामने है, आपको लगता है कि इस बजट को रिवाइज करना पड़ेगा फिर से? नहीं, मेरे ख्याल में ये बजट तो इनको रिवाइज ही नहीं करना पड़ेगा, इसके ढांचे ही खत्म हो जाएगा, ये नहीं रह पाएगा। इन्होंने जो अंदाजे लगाए, जो तखमीने लगाए, जो तवक्कुआत बांधी, जो इन्होंने अज्यूम किया कि हम ये सब कुछ कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अभी दुनिया के अंदर कोरोना है, आपने 21 अरब डॉलर जो है वो उन लोगों पर डाल दिए हैं जो नाने शबीना के मोहताज हैं, सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से, यूएई से, कतर से, कुवैत से, बहरीन से और देशों से और यूरोपीय ममालिक से लोगों की फरियादें आ रही हैं। लोग वतन वापस आना चाहते हैं, वहाँ उनका रोजगार खत्म हो गया है, वहाँ उनके पास मकानों के किराए देने के पैसे नहीं है, उनके बच्चों की तालीम का सिलसिला बंद हो गया है। वो तो बहुत ही अजियतनाक जिंदगी हुआ। फिर आपको 21 अरब डॉलर कहाँ से लेंगे? और आपने बड़े खुशकुन अंदाज में जो है तखमीने लगा लिए। और यहाँ पर जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो माफिया के तौर पर काम करते हैं, वो इक़्तिदार के मराकज़ में वो दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। हम कहते रहे कि जनाब वो बहुत ईमानदार हैं, अच्छे हैं और बहुत ही नेक नियत हैं और वो बहुत ही हैं, लेकिन आसपास जो कुछ उनके बैठे हैं उसी से पता चलेगा ना कि कितने नेक नियत हैं और कितने ईमानदार हैं, उसी से पता चलेगा। जो उनके लेकिन और बाएं बैठे होंगे उसी से हम अंदाजा बिल्कुल। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, आवाम परेशान है और हुकूमत शायद कंफ्यूजन का शिकार है कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि ये टारगेट अचीव करना तो बहुत मुश्किल है जो कि इन्होंने रखा है। अलबत्ता खैर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात हम बॉर्डर की भी कर लेते हैं। आपको मालूम ही है कि कंट्रोल पर भारत बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करता है, शहरी आबादी को निशाना भी बनाया जाता है और हम बार बार अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं। कुछ इसी किस्म की छेड़छाड़ अब भारत ने चीन से भी शुरू कर रखी है। वादी गलवान में इससे पहले भी लद्दाख के इलाके में तकरीबन मई में 2-3 हफ्ते पहले इनकी झड़प हुई। वहाँ पर जो चीनी फ़ौजी हैं उनके साथ भारतीय फ़ौजियों की, जिसमें कि उनकी काफ़ी पिटाई हुई, उनको मजबूर किया गया कि अपने इलाके में भाग जाओ। लेकिन अब के बार तो फ़ौजी हलाक भी हुए हैं, जिनमें कर्नल भी शामिल है भारतीय। तो काफ़ी माहौल वहाँ पर गर्म है। मैं चाहूँगी कि इस पर आप एक क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद लगारी साहब से पूछेंगे कि आखिर ये वजह क्या है, भारत चाहता क्या है, ये मोदी साहब ये मुल्क को लेकर किस तरफ जा रहे हैं। जी, मोदी साहब को काफ़ी सुबकी का सामना भी करना पड़ा है और उनके पास खामोशी के अलावा कोई जवाब नहीं था और अल्टीमेटली फिर यही कहा जाता है कि पहल उन्होंने की थी, हालांकि पहल इन्होंने ही की होती है, पाकिस्तान में भी और उस तरफ भी। इस पर लगारी साहब से बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी चीन और भारत के दरमियान जो ये लड़ाई हुई है और दू लड़ाई हुई है, जिसमें कि कर्नल समेत भारतीय फौजी भी मारे गए हैं और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। बताइएगा लगारे साहब, ये मोदी सरकार आखिर चाहती क्या है? ये लोग अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? तो तनहा होते जा रहे हैं दुनिया भर में। असल में मोदी सरकार शायद इस एजेंडे से आई है कि वो भारत के टुकड़े करे और वो उस पर की है। अब देखा है हाई कोर्ट फैसला है, जुमा हाई कोर्ट ने तो इस मौके को नहीं माना, खत्म किया, एक अलग से फैसला दिया है। इसी तरह से तो हमारे कंट्रोल लाइन पर जो उन्हें आग लगा रखी है उसका खमियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तो उन्हें जवाब दिया जाता रहा है, लेकिन वो सिविलियन आबादी को निशाना बनाते रहे हैं। अब जो है उन्हें चीन के सामने आना पड़ा है और चीन को इन्होंने छेड़ा तो फिर उसका नतीजा भी देख लिया है। लद्दाख इनके हाथों से निकल रहा है और लद्दाख इनके हाथों से निकलता है तो फिर इनके पास वाटर रिसोर्सेस नहीं बचते हैं। और हमें इस बात का इत्मीनान होता है कि अगर भारत ने वो हठधर्मी दिखाई हमारे वाटर इशूज़ पर तो फिर उसको जवाब भी दिया जा सकता है और उसकी सूरत हाल भी उसके हक में नहीं रहेगी। बाकी रियासतों में अलहदगी की तारीखें चल रही हैं और ये एक ऐसी यूनिटी तलाश कर रहे हैं जो यूनिटी इंडिया की बनती नहीं है। वो उनको वैसे ही पता है कि इंडियन सोसाइटी मुनकसम सोसाइटी है, वो मजहबी बुनियाद पर तकसीम है। वो उनके यहाँ जो खिस्ट्री हैं वो अपना काम करते हैं, जो वेश हैं वो अपना काम करते हैं और शूदर जो है उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है हमेशा के लिए कि वो नीच जात के रहेंगे। उनकी आवाज ब्राह्मण के कानों में नहीं जानी चाहिए वरना उनकी जुबानें कटवा दी जाएंगी। और अगर ब्राह्मण की आवाज उन कान में चलेगी तो उनके कान में शीशा डाल दिया जाएगा ताकि वो कभी सुन न सकें। वो तो जाहिर है इस सूरत हाल में मर जाएंगे। लेकिन अब जो है वो हालात बदल रहे हैं। इंडिया में जिस तरह से मोदी ने हालात खराब किए, मुझे तो ये लगता है कभी कभी कि नेचर ने इसको रिटेलिएट किया है। कश्मीर 10 महीने से ज्यादा अरसे से अब 10.5 महीने होने वाले हैं लॉकडाउन में रखा हुआ है। जो है भारत बिल्कुल इस वक्त पैनिक मोड में नजर आ रहा है। आप देखें ना, वहाँ राइटर्स स्कॉलर्स जो हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान से महाजराई हो रही है, चाइना से भी लड़ाई हो रही है, नेपाल से कशीदगी है, बांग्लादेश से भारत मतलब जाहिर सी बात है उनसे भी नाराज़गी है। फिर अगर अफगानिस्तान मुज़ाकरात को देखा जाए तो वहाँ से भी भारत का किरदार अब ख़त्म हो चुका है। तो ये तमाम मामलात जो हैं कि भारत को नोज डाउन की तरफ लेकर जा रहे हैं, समझ से बाहर है। राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट करके बोला कि बताएं ये फ़ौजी कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ मारे गए हैं, किधर हैं, इनका बताएं। और ये जो कुछ किया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं, किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। खैर ये आगे आने वाले वक्त में ये सिचुएशन भारत के लिए बहुत ख़राब है। अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को उस पर संजीदगी से सोचना होगा, वरना उनका अपने मुल्क में भी इलेक्शन लड़ना अगला मुश्किल हो जाएगा और दुनिया भर में मज़ीद रुसवाई का उन्हें सामना करना पड़ेगा। होश के नाखून उन्हें लेना पड़ेंगे। ये तरीक़ाकार, ये तर्ज़ अमल बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तो क्लिक पे दुनिया है, पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इस तरह धूल झोंकना इतना आसान नहीं है आँखों में। खैर आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना मुतासिमी तादाद अब जो है वो 87,65,000 से तजावुज़ कर गई है। 4,62,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल भी बन गए हैं और 46 लाख से ज़ायद अफराद ने इस मरज़ को शिकस्त दे दी है। अब जो सिचुएशन है इसमें एक और दवा बता दी गई है। कल ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, उनकी जानिब से कहा गया था कि दवा जो है ये उसी रेट पे मिलेगी और ये नायाब नहीं होगी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं की जाएगी, इसको ब्लैक में फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जुर्माना भी बता दिया गया कितना होगा अगर कोई इसको ज़्यादा रेट पर फ़रोख्त करेगा या फिर इसको अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाएगी या ब्लैक मार्केटिंग होगी तो इक़दाम उठाए जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी लगारी साहब, ये नाम जब बता दिए जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो मेडिकल स्टोर्स वाले मनमानी शुरू कर देते हैं। इसका कोई हल पहले से होना चाहिए, या तो नाम इस तरीके से बताए ना जाए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, बस जाकर ले आए पेशेंट्स। नहीं, वो तो जाहिर है बताते ही इसलिए हैं कि कारोबार चले। असल बात तो यह है कि ब्लैक मार्केटिंग से रोकने की बात ही इसलिए की जाती है हुक्मरानों की तरफ से कि ब्लैक मार्केटिंग हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ बात इसलिए की जाती में होता था कि जनरल ज़िया के दौर में जब कोई ड्रामा चलता था ड्रग के बारे में तो हमें लगता था कि अब क़यामत होगी, अब ड्रग फैलना शुरू हो जाएगी। जब असले के बारे में कोई ड्रामा चलता था तो हम समझते थे ओहो अब तो असला फैलेगा ही फैलेगा।
जब ये कहते हैं कि दवाओं पर जो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे, तो हमें फौरन लगता है कि जनाब ब्लैक मार्केटिंग शुरू होने वाली है। ये दवाओं के पीछे लोगों को भगा रहे हैं कि आप इस दवा के पीछे भागो, आप इस दवा के पीछे भागो। जो 10 रुपए की गोली होगी वो 50 रुपए की हो जाएगी, वो 100 रुपए की हो जाएगी। और करेंगे जनाब कंट्रोल कर रहे हैं, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, हम फुला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होगा। ये इसी तरह से सारी दवाएं जो इन्होंने खरीदी हुई हैं, जो इन्होंने रखी हुई हैं, वो सब इनको निकालेंगे और लोगों को बेचारों को इनके पीछे लगाते रहेंगे। और ईरानदोजों के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कुछ नहीं करना है, इन्होंने जो है वो जिस तरह से लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उससे कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने बस लोगों को तसल्लियां देने हैं और माल कमाना है। हुकूमत के साथ बैठे हुए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि ये जो अभी सिचुएशन है लगारी साहब, पूरी दुनिया में ही ना, इससे कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा सका हो। अगर कहीं पर कहा भी जाता है, न्यूजीलैंड की तरफ से कहा गया था कि भाई अब बिल्कुल कोरोना फ्री हमारा मुल्क हो चुका है, लेकिन फिर सुनने में आया कि 1-2 केसेस वहाँ फिर से सामने आ गए हैं। चाइना ने भी सब कुछ खोल दिया, लॉकडाउन खोल गया, लेकिन वहाँ पर भी नए 27 केसेस सामने आ गए। तो इससे अब जान छुड़वाने के लिए वैक्सीन की तैयारी जब तक नहीं हो जाती तब तक एहतियात करनी है। फिर लॉकडाउन भी है, SOPs हैं जिन पर हमें अमल करना है। शायद जो तो साहब लॉकडाउन की मैंने बात की है, सिलेक्टिव लॉकडाउन जो हमारे मुल्क में अब स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ हो गया है। ये कराची में क्यों ऐसा हुआ है कि जिन इलाकों को मेंशन किया गया था, जिन अजला को कहा गया था कि सील किया जाएगा, 2 हफ्तों के लिए नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन वो वैसे सील नहीं हो पाया, इसकी वजह क्या है? जो ये लॉकडाउन किया है या मुख्तलिफ इलाकों को सील किया है, ये सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक किया है। वरना हकीकत ये है कि अब लॉकडाउन या इलाकों को सील करने का वक्त बहुत पहले से गुजर गया है। अब जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड इस कदर ज्यादा हो गया है कोरोना का कि हर गली में और हर गली के हर घर में मरीज मौजूद हैं। अब इसको रोकना मुमकिन नहीं है। अब अगर आप किसी एक यूसी को कर रहे हैं तो आपने अंदाजा नहीं किया कि दूसरी यूसी के लोगों ने अगर टेस्ट नहीं कराए हैं तो वो भी बीमार हैं, और उसके साथ वाली यूसी के लोगों के अगर टेस्ट रिकॉर्ड पे नहीं है तो वो भी बीमार हैं। अब वो वक्त गुजर चुका है। अब ये सिर्फ खामखा के ड्रामे हैं। जो जब लॉकडाउन करना था, मुकम्मल लॉकडाउन, कर्फ्यू वाला लॉकडाउन करना था, तब तक वो नहीं किया गया। अब बहुत फैल चुका है। हमारी इतलात तो ये है, हमें लोगों के फोन आ रहे हैं कि अब इलाके सील नहीं हो रहे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक जो हैं उन्होंने ताले लगा लिए हैं, इसलिए कि वहां कोरोना पेशेंट का रश है और डॉक्टर खुद मुतासर हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स बंद कर रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से फोन आ रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से फोन आ रहे हैं। लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद कर दिए हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स बंद कर दिए हैं। घर में 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 लोग जो हैं वो मरीज बन चुके हैं। अब इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाना कि जी फलां इलाका सील कर देंगे, फलां इलाका सील कर देंगे, ये सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। अब कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके लिए आपको बड़ी स्ट्रेटेजी आप ये बोल रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी बिलावल ने कल ही काफी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विफाक पर काफी उन्होंने गोलाबारी की है। जो बजट सिंध ने पेश किया जिसमें बिलावल बार बार हिदायत कर रहे हैं कि वे कोरोना के लिए खास तौर पर सोचा जाए, आवाम को रिलीफ पहुंचाना है, इन्होंने किया क्या अपने बजट में? जरा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी, अब रिलीफ पहुंचाने के लिए क्या रहा? आप जैसा कि लगारी साहब बता रहे हैं कि ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैं गया पिछले दिनों ऑक्सीमीटर लेने के लिए, 700 रुपए का है ऑक्सीमीटर, वो मुझे 7,500 रुपए का मिला है। जो मास्क 70 रुपए का है वो 1600 रुपए 1500 रुपए का पैकेट मिल रहा है 50 मास्क का। और ड्रग मार्केट में वो लोग अरबपति हो गए हैं जो जिनको उनकी जबान में बोलते हैं कि जिन्होंने कोरोना आइटम्स का बिजनेस किया है को जो लोग डील कर रहे थे वो अरबपति हो गए हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं रुक रही। अब यही होगा कि जो इलाज वो बेहतर समझते हैं, जिस तरह डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने बताया कि एक इंजेक्शन जो है वो किया जा सकता है। अब इनको चाहिए, अगर हुकूमत रिलीफ दे सकती है
तो वो बुनियादी तौर पर अच्छा, यूसी लेवल अच्छा, ये जो आपने रिलीफ की बात की है, रिलीफ की आपने जो बात की है, ठीक है, जो रिलीफ की बात आप कर रहे हैं, जब कोरोना आया था तभी कहा गया था कि जो बिल्स हैं अब वो अब कुछ ऐसे किया जाएगा कि वो एकदम पूरा बिल अदा नहीं करना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज पहले ली जाएगी, मरहलावार बिल, ज्यादा बिल आ रहे हैं, बिल्कुल। और अब कोरोना के साथ साथ लोड शेडिंग का जो अजाब है वो भी भुगतना पड़ रहा है। लगारी साहब, ये कौन सा रिलीफ है जो आवाम को मिल रहा है? नहीं, अवाम को यही रिलीफ है, अवाम की खाल उतारना, ये उनको रिलीफ दे रहे हैं। उनकी खाल उन पर भारी है लोगों के ऊपर, लिहाजा खाल उतार ले जानी चाहिए। अब खाल उतार जाएगी, लोगों का वजन हल्का हो जाएगा। तो हुकूमत ने इस धंधा शुरू कर दिया है, यही उनका धंधा है कि लोगों को जो है, अब देखा आपने जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने पूरे के पूरे 1 साल के अंदर जितना कमाना होता था उससे कहीं ज्यादा जो है उन्होंने इस कोरोना वायरस पे आया है। और बड़े बड़े पारसाओं के नाम खुलकर सामने आ जाएंगे। मैं इस पर मजीद भी बात करूंगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि रोड पर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो जल रही होती हैं दिन के औकात में भी, तो मतलब इतनी वाफर बिजली इनके पास है कि ये बिला झिझक। तो इस पर मजीद भी हम बात करते हैं, एक ब्रेक छोटा सा लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोड शेडिंग पर बात कर रहे हैं, बिजली के इजाफी बिलों पर बात कर रहे हैं और जिस तरीके से बिजली ज़ाया की जा रही है कि दिन के औकात में भी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो हमें रोशन नज़र आती हैं, वो जल रही होती हैं, उनको बंद नहीं किया जाता। इसकी क्या वजह है, मैं इस पर बात करी थी। लगारी साहब भी मेरे साथ हैं, शायद जतोई साहब भी मेरे साथ हैं। लगारी साहब, जब इतनी वाफर बिजली हमारे पास मौजूद है तो हम इतने महंगे दामों आए रोज़ नेपरा के पास दरख्वास्त क्यों जाती है कि बिजली के निर्ख बढ़ाए जाएँ? इन्होंने किसी न किसी तरीके से लोगों को लूटना है और IPPs के साथ इनका धंधा ये है कि ये उनको भी लूटने की इजाज़त देते हैं और कौमी ख़जाना भी उनके हवाले कर देते हैं। और फिर इनका सर्कुलर डेप्थ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि जनाब ये इन्होंने क्या किया है। फिर उसके बाद लोगों को बिजली नहीं मिलती, लोगों को बिल मिलते हैं। मालूम होता है कि लोगों को 12-12 घंटे की 14-14 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। और अगरचे बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है, ये नेशनल ग्रिड में बिजली मौजूद है, लेकिन इनका सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। ये इनके पास वो नहीं है, ट्रांसमिशन करने की इनकी सलाहियत जो है वो नहीं है। अब ना उसको इस्तात को बढ़ाते हैं, ना लोगों को बिजली पहुंचाते हैं, ना लोगों को बिजली देते हैं। एक चीज़ तो उनके पास है ना, जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, बिलिंग तो कर रहे हैं ना। ओवर बिलिंग की शिकायत भी मौसूल होती है, लेकिन दुनिया ने कहा इतनी तरक्की कर ली और हम आज तक लोड शेडिंग के जिन से ही अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए। जैसे ही गर्मी आती है कि जिन बोतल से बाहर आ जाता है। शायद जतोई साहब, ये जो ओवर बिलिंग का मसला है इस पर कुछ हो रहा है? और दूसरा, ये लोड शेडिंग के हवाले से मुझे बताइएगा, कोई शेड्यूल बनाया जा रहा है कि यहाँ पर ये डोज की तरह मिलती रहेगी रोजाना, दिन में 3 दफ़ा, दिन में 4 दफ़ा? गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में। जी देखिए, ये बिजली तकसीम करने वाले जो इदारे हैं ये हमारी रियासत के कंट्रोल में नहीं है, ये अपनी मर्जी चला रहे हैं। और ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक जो है ये एक निजी इदारा है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसका कोई एहतसाब नहीं कर सकता है, इससे कोई पूछ नहीं कर सकता है। इसको लोगों को लूटने का, लोगों को परेशान करने का लाइसेंस दे दिया गया है। और जो पूछ सकते हैं वो खामोश क्यों हैं, ये एक सवालिया निशान है, ये लोगों को पूछना चाहिए। अपने अवाम के, अपने मुल्क के नुमाइंदों से क्या हो रहा है। दूसरी बात सर, आपने थोड़ी देर पहले एक क्लिप चलाया था जो पेट्रोल के हवाले से वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। हम बोल न्यूज पे एक बड़ी खबर चला चुके हैं और इस पे ना तो तहकीकाती इदारों की तवज्जो जा रही है और ना कोई इस पे सोच रहा है। 25 मार्च को वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि मुल्क में पेट्रोल की इंपोर्ट, पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट जो है वो बंद कर दी जाए, यानी खाम रा ऑयल और गैसोलीन की इंपोर्ट बंद। ये पहली दफा हुआ है कि जब पेट्रोल की कीमतें हालिया तारीख की कम तरीन सतह पे थी उस वक्त इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी। यकम अप्रैल से इंपोर्ट बंद रही और 7 मई तक। इस दौरान $12 फी बैरल कीमत थी और ज्यादा से ज्यादा थी, इस अब है $40।
उस वक्त इंडिया ने 60 लाख बैरल जो है शायद साहब यही तो मसला है कि डिसीजन मेकर्स पता नहीं कौन है कौन, ये सब कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर मसला अब ये है, हुकूमत खुद भी मुश्किल में फंसी हुई, एक तरफ पेंडेमिक है, दूसरी तरफ इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं। और अभी अख्तर मेंगल साहब ने भी इस हफ्ते आपने देखा कि असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कह दिया कि भी हम इसका जो हुकूमत है इसका साथ नहीं देंगे, हमने हाथ जरूर मिलाया था, गले नहीं लगाया था। आज लगारी साहब मौलाना फजल रहमान के साथ अख्तर मेंगल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने हुकूमत का साथ छोड़ दिया, अब बिगानी शादी में हम अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनेंगे, फाइनेंस बिल की हिमायत हम नहीं करेंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है, फिर मौलाना साहब भी मैदान में आ गए, उन्होंने कहा कि अब हम मैदान में आ गए, उनके विफाक और सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में अब फाइनेंस बिल अगर ये मंजूर करा लेते हैं तो ये एक बड़ा मुआवजा होगा, इसलिए कि जो साथी इत्तेहादी हैं, बाकी इत्तेहादी और उनकी पार्टी के लोग भी उनसे बहुत खफा हैं और उन्होंने देखा है कि ये मामलात गैर संजीदगी की तरफ हैं। एक तरफ तो इनने ये देखा, दूसरा एक कार्टेल बने हुए हैं और जो अपने अपने मफाद को सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है, पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों के कुछ ग्रोह हैं जिनको नवाजा जा रहा है और कुछ लोग आसपास बैठे हुए हैं जिनके वारे न्यारे हैं और पाकिस्तान में सिर्फ उनको जो है वो कमाने और खाने का, लूटने का सब मजा उसको मिल रहा है। अब ये सूरत हाल में अगर ये जो है हमारा ट्रेजरी बिल पास होता है, अगर हमारा बजट पास होता है तो ये हुकूमत के लिए बड़ा कारनामा होगा। और अगर ये चलिए हम देखते हैं अगले दिन नहीं बल्कि उसी दिन नहीं बल्कि अभी तो लेकिन वैसे जब इन्होंने ऐलान किया था अलहदगी का, तब इनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर ये कुछ करें तो सही, तो फिर हो सकता है, यानी कि कुछ लचक इन्होंने शो की थी। अब असद उमर साहब को और परवेज़ खटक साहब को टास्क तो मिल गया इनको मनाने का, कब तक इन्हें मनाया जाता है ये आगे आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि अपने प्रोग्राम के आखिर में थोड़ी सी बात मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के बारे में लाजमी करूँ, जिनको हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए हैं और जो मज़ाहिया अदब का एक बाब था जो कि उनके जाने से ख़त्म हुआ है। मैं चाहूँगी लगारी साहब कुछ आप इस पर कहें, आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई, ज़ाती तौर पर कभी आप उनसे बतौर सहाफ़ी मिले, कैसी शख्सियत थी, कैसा पाया आपने उनको? मेरी उनसे न्याज़मंदी थी, मैं उनसे मिला हूँ, एक नहीं कई मरतबा मिला हूँ, मैंने उनकी ज़ियारत की है, उनसे गुफ्तगू की है और मैंने उनके प्रोग्राम जो रिकॉर्ड हुए थे एक और चैनल में, मैंने उन तमाम प्रोग्राम्स को देखा था, उनकी सुपरविज़न मैं कर रहा था और मैं देख रहा था कि उनकी नशरियात को मैं NOC दिया करता था और वो चला करते थे प्रोग्राम। और फिर वो हमारे अहद का हमारा एक जुमला था कि जनाब हम खुशकिस्मत हैं कि हम अहद यूसुफी में रहते हैं, तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम मुश्ताक अहमद यूसुफी के अहद में रहे, उनसे मिले, उनको देखा, उनको सुना, उनसे बातें की, ये हमारी खुशकिस्मती है। और वो हमारे अहद का सबसे बड़ा मज़ा निकाला और जिसने हर बात से मज़ा पैदा किया, जिसने हर अंदाज से मज़ा पैदा किया। बिल्कुल, और नए आने वाले जो हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। जो शाहकार उड़ गए, खुद तो वो चले गए लेकिन वो आज भी पढ़े जाते हैं और एक उनकी बस क्या कहें, अपनी मिसाल आप हैं जो शाहकार उन्होंने तैयार किए, जिनको इतनी पजीराई मिली, आवाम ने उनको पसंद किया, उनकी लिखी गई जो तहरीरें थी उनको इतना पसंद किया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब और शाहिद जतोई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे, कल तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।